हेलो प्यारे बच्चों। आज हम वैज्ञानिक उपागम का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक उपागम जिसे कि इंग्लिश में साइंटिफिक अप्रोच कहा जाता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा और आज हम साइंटिफिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक अप्रोच या फिर वैज्ञानिक उपागम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये साइंटिफिक अप्रोच है क्या। वर्तमान समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक राष्ट्र को विकसित देश बनने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने जीवन दर्शन को वैज्ञानिक बनाए। परिणाम स्वरूप आज सभी और विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इन आविष्कारों को जानने एवं इनका प्रयोग करने की शैली का ज्ञान कराने के लिए शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास का श्रेय शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर जो कि एक प्रकृतिवादी थे, उनको शिक्षा में विज्ञान को लाने का श्रेय दिया जाता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि प्रकृतिवाद ने विज्ञान को बहुत अधिक महत्व दिया है और प्रकृतिवादियों ने विज्ञान का प्रयोग शिक्षा में करने पर सबसे अधिक जोर दिया है। इस समय विज्ञान के विकास का जो दौर चल रहा है वो आप सब उससे परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग सभी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस समय हो रहा है और सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी आज ऐसा नहीं है कि जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान के बारे में, इस तकनीकी के बारे में ना पता हो। आप सभी तकनीकी और विज्ञान के महत्व को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और ना सिर्फ विज्ञान का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बल्कि जब विज्ञान का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो वो तकनीकी बन जाती है, टेक्नोलॉजी बन जाती है। बल्कि उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? अपनी शिक्षा में भी करते हैं और शिक्षा प्रक्रिया में इसी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग को हम तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो वर्तमान समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण यानी कि जो ग्लोबल लेवल पर जो कंपटीशन चल रहा है कि हमको एक राष्ट्र से आगे बढ़ना है, हमको सभी से आगे बढ़ना है, हमको केवल विकासशील नहीं रहना है, बल्कि हमें एक ऐसा देश बनना है, हमें एक विकसित देश बनना है। और विकसित देश बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने यहाँ की जो विचारधारा है और जो सोच है उसको आगे बढ़ाएं। सोच को केवल अंधविश्वासों तक सीमित ना रख करके जो जीवन दर्शन है किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, वहां के नागरिकों का, वो कैसा होना चाहिए? वो वैज्ञानिक होना चाहिए। उसकी सोच विज्ञान की ओर बढ़ती हुई होनी चाहिए, ना कि अंधविश्वासों से घिरी हुई। बल्कि सुपरस्टिशन लाइफ में, जीवन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम अपने जीवन दर्शन को वैज्ञानिक बनाएं, विज्ञान से संबंधित हो। इसीलिए आज हर देश में या हर जगह विज्ञान के नए नए आविष्कार हो रहे हैं। अगर किसी भी देश को अन्य देशों के साथ कंपटीशन करनी है तो उसे अपने यहाँ नए नए आविष्कार करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन आविष्कारों से, विज्ञान के नए नए प्रयोगों से ही कोई भी देश विकसित बनने की राह में आगे बढ़ेगा। अब ये जो प्रयोग हो रहे हैं, ये जो आविष्कार हो रहे हैं, हम इनके बारे में कैसे जानेंगे? हम इनके बारे में शिक्षा के द्वारा ही जानेंगे। अगर हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई भी नई तकनीकी आई है, तकनीकी जैसा कि मैंने बताया, जो विज्ञान का प्रयोग जब हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, डेली के लाइफ में करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी आपस में संबंधित है। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तब हम समझो विज्ञान की भी बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? अगर हम उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे तब हम उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आई हुई नई नई तकनीकियों के बारे में, आई हुई नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानें। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें वैज्ञानिक उपागम की सहायता लेनी होगी। इसीलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में केवल फिलोसफिकल अप्रोच या हिस्टोरिकल अप्रोच ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उतना ही जरूरी है साइंटिफिक अप्रोच।
वैज्ञानिक उपागम भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि वैज्ञानिक उपागम के द्वारा ही हम शिक्षा के क्षेत्र की नई नई क्रांतियों को, नए नए आविष्कारों को जान सकते हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जब कंप्यूटर का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, तब शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। शिक्षा ने एक नया रूप ले लिया। केवल हम क्लासेस में जाकर ही नहीं पढ़ सकते थे, अब हम कहाँ बैठ के पढ़ सकते थे, अपने घरों में ऐसे लोग भी शिक्षा ले सकते थे जिनकी शिक्षा किसी कारण से छूट गई है। ये सब किसके कारण हुआ? ये सब इस विज्ञान की प्रगति के कारण ही हुआ, साइंटिफिक अप्रोच की वजह से हुआ, वैज्ञानिक उपागम के कारण ही हुआ। अच्छा, शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम को अगर हम देखना चाहें कि क्या क्या है शिक्षा में, कैसे हम इस वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग करते हैं। शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम से आशय शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रयोगों से परिपूर्ण करना तथा आगमन विधि पर बल देकर वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति करना है। किसी भी विषय में जब क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एवं निष्कर्ष की प्राप्ति का गुण होता है, यानी कि कोई ना कोई इसका कंक्लूजन निकलता है, तो उस विषय को वैज्ञानिक माना जाता है। शिक्षा शास्त्र में वैज्ञानिक उपागम के प्रयोग का श्रेय प्रकृतिवादी एवं प्रयोजनवादी दार्शनिकों को दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम क्या है। शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम से जो साइंटिफिक अप्रोच है, उसका आशय है कि हम शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एम्स निर्धारित करते हैं अपने एजुकेशन के, अपनी पढ़ाई के। तो उन उद्देश्यों को, उन ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि अगर हम कोई भी विषय पढ़ रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा शास्त्र की बात करें, यहाँ पे एजुकेशन की बात करें। हम कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे विषय जो भी हम पढ़ते हैं, उन सबकी अपनी लर्निंग आउटकम्स होती है ना। हम किसी ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही उन सब का अध्ययन करते हैं। हमने उनके ऑब्जेक्टिव्स बनाए, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने एक अपना अध्ययन शुरू किया। इसके अलावा पाठचर्या यानी कि करिकुलम, हमारा जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, और टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियां, इन सबको वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रयोगों से परिपूर्ण करना। कोई भी बात केवल ऐसे ही नहीं कह देना, बल्कि कैसे वो सिद्ध हो, वो जब तक प्रयोगों द्वारा ना सिद्ध हो तब तक हम उसे नहीं मानते हैं। यही है वैज्ञानिक उपागम, यानी कि किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, करिकुलम को, हमारी शिक्षण विधियों को सबसे पहले कैसे होना होगा, हमारे सिद्धांतों पे, हमारे प्रयोगों पे, एक्सपेरिमेंट पे उसको उतरना होगा। अगर वो उससे अगर हमने प्रयोगों द्वारा उसको सिद्ध कर दिया तब तो वो सत्य है। अगर प्रयोगों द्वारा नहीं सिद्ध हुआ तब हम उसे रिजेक्ट कर देंगे और उसकी जगह हम दूसरा कोई भी थ्योरी लेकर के आएंगे जो हमारी शिक्षा में हम सहायता करे। ठीक है, और आगमन विधि पर बल देकर वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति करना है। हम पहले आगमन विधि पर बल देंगे, यानी कि हम नियम बाद में बताएंगे। हमें क्या करना है, पहले नियम बाद में बता करके इसके बाद निष्कर्ष की प्राप्ति करना है, कंक्लूजन हमें बताना है। तब जा करके हम कहेंगे कि हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है वो कैसी है, वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है किसी भी विषय में। और हम कैसे कहेंगे कि कोई विषय वैज्ञानिक है। अब आप लोग सोचोगे कि विज्ञान के विषय तो वैज्ञानिक होते हैं, जितना भी जो साइंस साइड लेते हैं वो तो वैज्ञानिक होते हैं, क्या आर्ट्स के विषय भी वैज्ञानिक होते हैं? जी हाँ बच्चों, आर्ट्स के विषय भी वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि विज्ञान का अपना एक क्राइटेरिया है। और अगर किसी भी विषय में जब क्रमबद्धता हो, ठीक है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हो, उसमें वस्तुनिष्ठता हो, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण हो, ठीक है, किसी भी विषय में, एवं निष्कर्ष की प्राप्ति का गुण हो, और हम इन सब चीजों को पढ़ करके एक निष्कर्ष निकाल सकें, एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें, तो ऐसे विषय को हम कहेंगे कि ये विषय वैज्ञानिक है। ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी विषय हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हम उसमें भी देखते हैं कि बहुत ही सिस्टम से उसमें कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है, उसमें अगर ऑब्जेक्टिविटी का गुण है, उसमें निष्कर्ष की प्राप्ति का गुण है, तो वो विषय वैज्ञानिक माना जाएगा। शिक्षा शास्त्र में वैज्ञानिक उपागम के प्रयोग का श्रेय प्रकृतिवादी एवं प्रयोजनवादी दार्शनिकों को दिया जाता है। जैसे कि दर्शन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र की, शिक्षा की, तो शिक्षा में जब आदर्शवाद आया तब
विज्ञान का प्रयोग इतना नहीं होता था। इसके बाद जब प्रकृतिवाद आया, प्रकृतिवाद ने कहा कि हम ईश्वर को ना मान करके हम विज्ञान पर जो कुछ भी आधारित है उसको ही सत्य मानते हैं। प्रयोजनवादियों ने भी इसी बात का समर्थन किया कि शिक्षा में विज्ञान का प्रयोग अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल शिक्षा को एक उपदेश बनाकर रख दें, हम बैठ गए और हमने बहुत लेक्चर दे दिया या फिर हमने कोई उपदेश दे दिया और हमारे ये जो विषय है उसका हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई भी विषय है उसे वैज्ञानिक बनाना चाहिए, चाहे वो हम कोई भी विषय पढ़ रहे हो, चाहे वो कला के विषय हो या विज्ञान के विषय हो, लेकिन उन सबके जो नेचर है, उन सबका जो गुण है, वो कैसा होना चाहिए? वो विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान पर आधारित जो विषय होंगे उनमें वस्तुनिष्ठता का गुण होगा, ऑब्जेक्टिविटी का गुण होगा, वो निष्कर्ष के द्वारा सिद्ध होंगे। कोई भी बात उसमें ऐसे ही नहीं कह दी जाएगी, बल्कि वही बात कही जाएगी, वही चीजों को हम मानेंगे जो निष्कर्ष के द्वारा सिद्ध हो गए हों, जो प्रयोगों द्वारा सत्य हो। ठीक है, तो शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम का ये प्रयोग है। अब वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि किन किन स्टेप्स से गुजरती है, तब हम कह सकेंगे कि ये विज्ञान है। या फिर हमने अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है या फिर हम कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, तो हम कैसे बता सकेंगे कि हमारा हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हमने जो कुछ भी सीखा है वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं, 5 चरण होते हैं। सबसे पहले हम समस्या, प्रॉब्लम, हमारे सामने एक समस्या आती है, हम उस समस्या पर विचार करते हैं। दूसरा स्टेप होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, हम उस समस्या का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन सोच लेते हैं। टेंटेटिव सॉल्यूशन मतलब एक अस्थाई समाधान सोच लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये समाधान हो सकता है। तो हमने यहाँ पे परिकल्पना बना ली, एक हाइपोथेसिस बना ली। ये वैज्ञानिक विधि के चरण है बच्चों। जब हम कोई भी समस्या आने पर उसकी एक परिकल्पना बनाएंगे, यानी कि इसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बना लेंगे, कि अस्थायी समाधान निकाल लेंगे, फिर प्रयोगीकरण करेंगे। फिर जो हमने समाधान निकाला है, जो हमने अस्थायी रूप से सोचा है कि शायद ये इसका समाधान, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके आधार पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको प्रयोग करेंगे। प्रयोग के आधार पर जो भी हमें डेटा प्राप्त हुआ है, फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब उसका प्रेक्षण करेंगे, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये डेटा जो हमें मिला है ये ठीक है या नहीं। एनालिसिस करेंगे, अगर हमारा डेटा एनालिसिस में हमारा डेटा करेक्ट हुआ तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी वो कामयाब हुई और वो ही इसका सॉल्यूशन है। और अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में वो सॉल्यूशन काम नहीं किया तो हम दोबारा से करेंगे, अब इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इसका सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है, और हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। और इस तरीके से हम वैज्ञानिक विधि को पूरा करेंगे। यानी कि हमारी किसी भी समस्या को लेकर के अगर हमने इन 5 चरणों को फॉलो किया है तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने वैज्ञानिक विधि को अपनाया है और अब ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम का क्या योगदान है? सब आप लोग सब जानते ही होंगे कि शिक्षा में वैज्ञानिक उपागम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना विज्ञान के तो अब शिक्षा की कल्पना भी करना बहुत ही हालांकि की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना विज्ञान की शिक्षा नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा में जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस वैज्ञानिक उपागम की हो गई है, जितनी ज्यादा जरूरत हो गई है इस समय, जैसे कि लॉकडाउन के समय में आपने देखा कि सभी बच्चे अपने अपने घरों में ही कैद होकर रह गए या फिर घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब उनकी पढ़ाई पे सोचो इसका कितना इफेक्ट पड़ता अगर ऑनलाइन टीचिंग ना होती। विभिन्न प्रकार के ऐप थे, वो सब ऐप क्या है, वो सब वैज्ञानिक उपागम का ही तो एक रूप है, वो सब टेक्नोलॉजी तो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वो शिक्षा तकनीकी है। उन शिक्षा तकनीकी के माध्यम से ही हम सब आपस में जुड़े रहे, कभी जूम पर मीटिंग की, कभी एमएस टीम्स पर पढ़ा, कभी किसी और ऐप पर हमने पढ़ाई की, लेकिन हमने पढ़ाई को रुकने नहीं दिया, है ना। हम अपनी लगातार पढ़ाई करते रहे और एक समय आ गया है कि आप सब अब अपना अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हो और अभी भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये ऑनलाइन माध्यम क्या है? ये वैज्ञानिक उपागम ही तो है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इनके माध्यम से हम अपनी कितनी सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, है ना।
तो सर्वांगीण विकास में सहायक है आपका आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है ना, किसी भी बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, सर्वांगीण विकास में सहायक है। आपको स्ट्रेस नहीं होने दिया इस बीच, क्योंकि हमारी पढ़ाई तो जारी रही है ना, हमने तो कहीं पे रुका नहीं। तो कैसे, किसके माध्यम से? वैज्ञानिक उपागम के माध्यम से अध्यापन में सुधार करती है। ऐसे बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता लगता है। जैसे कि आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ते हो तो हम भी ऑनलाइन सीखते हैं, क्योंकि सीखना तो हमेशा है, चाहे वो अध्ययन कर रहे बच्चे हों या अध्यापन कर रहे टीचर हों। तो हमेशा ही अपनी टीचिंग में कुछ नया अगर लाना है तो फिर हमें टेक्नोलॉजी को, वैज्ञानिक उपागम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकेंगे। क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी जब आती होगी तब हम उसका प्रयोग करेंगे। अब ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ वो आपके लिए ही है, ताकि आप उससे सीख सको। तो ये माध्यम कैसा है? ये भी तो वैज्ञानिक उपागम ही तो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ना। यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच अपना रहे हैं हम। तो अध्यापन में सुधार होता है इससे, नई शिक्षण विधियों का आविष्कार होता है। बहुत सारी, जब विज्ञान का प्रयोग शिक्षा में होने लगा तो बहुत सारी ऐसी नई शिक्षण विधियां आई, जिनके माध्यम से बच्चों को सीखना, उन्हें सिखाना और ज्यादा आसान हो गया। जैसे कि समस्या समाधान विधि प्रयोजनवाद में आई है ना, प्रैग्मेटिज्म जब आया तब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आई। जैसे कि नई शिक्षण विधि में प्रकृतिवाद में खेल विधि आई, प्लेवे मेथड आया है ना। तो ये सारी विधियां जो है, ये सब वैज्ञानिक उपागम का ही योगदान है। पाठ्यक्रम का विकास, जो भी पाठचर्या है, आपका करिकुलम है, उसका विकास करने के लिए भी साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अ, विज्ञान में ऐसे विषय होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल, केवल थ्योरेटिकल ही पहले हुआ करता था, अब थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने इसको शामिल किया। प्रैक्टिकल मतलब कोई भी चीज प्रयोगों द्वारा जब सिद्ध होती है वही प्रैक्टिकल है। तो उसको किसने शामिल किया? वैज्ञानिक उपागम ने। ठीक है। दृश्य श्रव्य साधनों का विकास, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके हमने अपनी कक्षाओं को, अपनी क्लासेस को और ज्यादा विकसित बना लिया। क्योंकि अब हम केवल चौक और ब्लैक बोर्ड का यूज ही नहीं करते हैं, अब हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रोजेक्टर से भी पढ़ाते हैं, हम किसी लैपटॉप के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, कभी बच्चे सारे मोबाइल के माध्यम से जुड़ते हैं, है ना। तो दृश्य श्रव्य ऐसे बहुत सारे साधन है, कंप्यूटर हो गया। ये सारे साधनों के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा कि 12th क्लास की जो पढ़ाई थी इस टाइम में, वो कैसे होती थी? दूरदर्शन पे होती थी। वहां पर बच्चे जाते थे और सभी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स से, टीचर्स से उन्हें सीखने को मिलता है। यानी कि आप अपने घर पर बैठे हैं, आपने सिर्फ टीवी को ऑन किया है और दूरदर्शन पे आपका सिलेबस पूरा पढ़ाया जा रहा है, और आप घर में बैठकर ही पूरा सीख सकते हो। तो ये सब दृश्य श्रव्य साधन ही तो है। ऑडियो विजुअल एड्स का विकास ये सब किसने किया? ये सब वैज्ञानिक उपागम का ही योगदान है, साइंटिफिक अप्रोच का ही योगदान है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, आप लोगों ने देखा कि वैज्ञानिक उपागम हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ सबको वैज्ञानिक उपागम निश्चित रूप से समझ में आया होगा। क्योंकि आप सबके हाथ में विज्ञान है आजकल, आप सभी मोबाइल से जुड़े हो, स्मार्टफोन से जुड़े हो, और वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग करना भली बात ही जानते हो। लेकिन बस इतना है कि शिक्षा में जो भी नए नए जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं विज्ञान के, उनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वो सब कैसे पता लगेगा? वो सब शिक्षा के माध्यम से पता लगेगा, है ना। जब हम अलर्ट रहेंगे, जब हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि आजकल क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या नया नया आविष्कार हुआ है, जिसका प्रयोग करके हम अपनी शिक्षा को और अधिक समृद्ध बना सकें और अधिक ज्यादा सीख सकें। तो आप लोग सभी साइंटिफिक अप्रोच अच्छे से पढ़िएगा घर पर, और इसके बाद हम साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी कि मनोवैज्ञानिक उपागम को सीखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।